समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अर्थात समकालीन हमारा जो काल चल रहा है इसके आसपास की बातें हो रही हैं। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये गत 50-60 वर्षों के दौरान की राजनीति का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो हुआ समकालीन। दूसरा शब्द है अमेरिकन, यानी हमारे अध्याय का जो केंद्र है, हमारा अध्याय जिस देश पर केंद्रित है वो है अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। उत्तरी अमेरिका क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है जिसमें यूएसए भी आता है, कनाडा भी आता है, आदि आदि, ग्रीनलैंड भी आता है, आदि आदि। तो हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की बात करेंगे। मुख्य रूप से यूएसए केंद्रित ये अध्याय है। और तीसरा है वर्चस्व। वर्चस्व की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे कि वर्चस्व का अर्थ क्या है और राजनीति में क्या मायने हैं। कक्षा 12वीं अध्याय 3 राजनीति शास्त्र, यह विषय इस कक्षा का है। राजनीति क्या है, थोड़ा सा इस पर हम 2 बिंदु जाने कि राजनीति एक दूसरे के साथ जीतने पछाड़ने का एक खेल होता है, जिसमें जीतने की मंशा, आगे बढ़ने की मंशा को लेकर कोई चलता है और दूसरे को पीछे रखना चाहता है। यही मूलतः राजनीति है। तो हम राजनीति शास्त्र में यूएसए के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं और उसके वर्चस्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्चस्व और वर्चस्व क्या है इसको परिभाषित हम बाद में करेंगे। और जैसा आप समझते हैं, आपने सुना है ये शब्द, लगभग वही अर्थ है, लेकिन और स्पष्ट रूप से हम कुछ देर बात करेंगे। सर्वप्रथम हम आते हैं नक्शों पर। तत्कालीन या समकालीन विश्व के नक्शों पर। विश्व के नक्शे का अर्थ है, मैप्स का अर्थ है, हम पूरे विश्व में जो हमारे इस विषय से संबंधित देश हैं उनकी स्थिति को जाने। विश्व के नक्शे में पहले जाने। विश्व के नक्शे में विभिन्न देशों को जानने के बाद हम जानेंगे अमेरिका और उससे संबंधित 2-3 अन्य देशों की स्थिति। उसके बाद हम जानेंगे भारत के साथ इन देशों की क्या निकटता है, क्या दूरियां हैं। भारत के साथ इन देशों की क्या निकटता और क्या दूरियां हैं। और फिर हम जानेंगे जो घटनाएं हुई इस काल में, जिस काल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उन घटनाओं से संबंधित क्षेत्रों को हम समझने की कोशिश करेंगे, उन नक्शों में कहाँ हैं। तो इस प्रकार करीब 20-22 नक्शे पहले हम उसको समझें, उसके माध्यम से हम भूगोल से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं, क्योंकि भूगोल और राजनीति में बड़ा गहरा संबंध है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपका अपने पड़ोसी से कुछ झगड़ा है तो ये बात समझ में आती है कि पड़ोसी हैं, कुछ बात हो गई है जिसको लेके हर कुछ दिन में झगड़ा होता रहता है। लेकिन यदि आपका झगड़ा किसी ऐसे व्यक्ति से है जो शायद चेन्नई में रहता है और आप रायपुर में रहते हैं, या वो रायपुर के एक कोने में आप रहते हैं, रायपुर के दूसरे कोने में वो रहता है, यानी भौगोलिक दृष्टि से यदि बहुत दूर रहता है, तो झगड़े का कारण क्या है? कारण हो सकता है कुछ पुरानी घटना, कारण हो सकता है किसी अन्य रूप में आप दोनों का संबंध हो, चाहे वो एक ही कक्षा के विद्यार्थी हों। कारण हो सकता है कि आप दोनों के परिवारों का कुछ पुराना ताल्लुकात रहा हो जिसके कारण झगड़ा हो सकता है कि किसी तीसरी जगह पे आप दोनों टकराए हों, एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ ऐसी बात हुई हो जिससे एक दूसरे की बदला लेने की भावना हो।
अर्थात तात्पर्य ये है कहने का कि आपके निकट के देश के साथ जो आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव आता है वो तो समझ में आता है, उसके कारण समझ सकते हैं, सरल है। लेकिन दूर के स्थित देशों के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव और आपके संबंध होना, उसमें उतार चढ़ाव होना, इसको जानने के लिए भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास की चार दीवारी जो है उसके दायरे में जो लोग हैं उसको जानना ज़रूरी है। आपके दुश्मन के अड़ोसी पड़ोसी कौन है उसको जानना ज़रूरी है। तो ऐसे ही विश्व राजनीति में भी आपके लिए नक्शों का बहुत महत्व है। और यदि आप इन 20-22 नक्शों को समझ लेते हैं तो विश्वास करिए कि आपने मात्र राजनीति शास्त्र के विषय में अपनी पकड़ मजबूत नहीं की, बल्कि भूगोल और उसके साथ साथ इतिहास में भी अपनी पकड़ आपने मजबूत की है, ये विश्वास है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं पहले नक्शे की ओर। आप देख रहे हैं नक्शा, इसमें विश्व के देश, विभिन्न देशों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें यदि एक ओर देखें तो कनाडा लिखा हुआ है आपके बाएं ओर। कनाडा के नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या स्थिति है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दोनों ओर समुद्र है और महासागर है, समुद्र ही नहीं विशाल महासागर है। किसके दोनों ओर? अमेरिका के, जिसे हम संक्षिप्त में यूएसए कह लें या अमेरिका कह लें, तो हमारा तात्पर्य हमेशा यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका से रहेगा, इस विषय में आप मान लीजिएगा। तो दोनों ओर उसके देखिए, एक ओर अटलांटिक ओशन है और एक ओर पैसिफिक ओशन है। एक ओर अटलांटिक, एक ओर पैसिफिक, महासागर। और जो विश्व की दूसरी भूमि है उससे वो कितने दूर है, आप इस दूरी का अंदाज लगा लीजिए। इस नक्शे में जो दिखाई दे रहा है यूएसए की दूरी अन्य देशों से कितनी ज़्यादा है, और दोनों तरफ उस समुद्र है। ठीक, ये तो हुई अमेरिका की स्थिति। दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है, नीचे जो है वो दक्षिण अमेरिका है, जहाँ ब्राज़ील अर्जेंटीना आते हैं। आपको उसको याद नहीं रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थिति देख लीजिए और उसको अपने दिमाग में बैठा लें। इसके बाद जो मेन लैंड है, जहाँ पर ज़्यादा देश आप दिख रहे हैं, छोटे छोटे देश, उसके बाद एक नीचे अफ्रीका दिख रहा है, जहाँ पर लीबिया है और सूडान है, आदि आदि। अफ्रीका की दूरी भी देखिए अमेरिका से कितनी ज़्यादा है। और उससे और आगे बढ़ेंगे तो आप भारत को पाते हैं। भारत को थोड़ा खोजने की कोशिश करिए, देखिए भारत की स्थिति कैसी है और भारत कितना बड़ा देश है। अमेरिका के सामने भारत कितना बड़ा देश है, ये आप समझ सकते हैं आकार में। अब यदि हम अफ्रीका को आप समझ रहे हैं, अफ्रीका भी एक महाद्वीप है। इसके ऊपर बहुत छोटे देश बने हुए हैं, बहुत छोटे देश। और सबसे ऊपर एक जगह लिखा हुआ है साइबेरिया। ये जो नाम है ये पुराने समय के हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि साइबेरिया इस क्षेत्र में हुआ करता था। रिपब्लिक ऑफ साइबेरिया जो लिखा है वो कहाँ पर है? रशिया का नाम कहीं नहीं है, देख लीजिए। इस पूरे नक्शे में दूसरी चीज़ जो आपको जाननी है, रूस का नाम या सोवियत संघ का नाम नहीं है। ऐसे ही तीसरी दूरी देखिए, एक जगह ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की दूरी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की दूरी कितनी ज़्यादा है। अब हम आते हैं उन छोटे देशों की ओर। तो सबसे पहले आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका समझा, उसके बाद आपने देखा वो दोनों ओर समुद्र से घिरा है। तीसरी बात आपने जानी कि अन्य देशों से वो बहुत दूर है, क्योंकि दोनों तरफ वो महासागर से घिरा हुआ है। उसके बाद उसकी स्थिति आपने ऑस्ट्रेलिया से देखी, और अमेरिका और भारत के बीच की दूरी भी आपने देख ली। अमेरिका और भारत के बीच की जो भौगोलिक दूरी है
वह भी कितनी ज़्यादा ही आप समझ सकते हैं। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे नक्शे की ओर। और दूसरे नक्शे में देखिए आपके लिए क्या है। इस नक्शे में यदि हम देखें तो ये हमको ले जाता है बहुत प्राचीन काल की ओर, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात। आपने जो अभी नक्शा देखा था वो एक तरीके से वर्तमान नक्शा था, और मात्र ये बताने के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहाँ स्थित है। अब उस नक्शे को आप हटा दें और इस नक्शे पर आएँ तो आप देखेंगे अफ्रीका बना हुआ है बहुत बड़ा। अमेरिका नक्शे के बाहर है, इस नक्शे में वो नहीं दिख रहा है, और एम्पायर्स लिखा हुआ है। देखिए ये पुराने, आज से 500 वर्ष पूर्व देश कम थे और एम्पायर ज़्यादा थे। एक और लिखा हुआ है सफ़ाविद एम्पायर, दूसरी ओर लिखा हुआ है भारत में मुग़ल एम्पायर, फिर इसके बाद लिखा हुआ है क्विंग एम्पायर, फिर इसके बाद लिखा है रशियन एम्पायर, और न जाने कितने सारे एम्पायर लिखे हुए हैं। और ये एम्पायर यानी साम्राज्य की भौगोलिक सीमा आप देखिए, इसमें देश कम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो जो जगह है जहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, ये जगह कहलाती है यूरोप का पश्चिमी हिस्सा। क्या कहलाती है? यूरोप का पश्चिमी हिस्सा। अफ्रीका के ऊपर और यूरोप में पश्चिम में। इस नक्शे में रशियन एम्पायर जहाँ लिखा है, रशियन एम्पायर के पश्चिम में, रशियन एम्पायर के पश्चिम में जो क्षेत्र है, छोटे छोटे देश जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, वे उन देशों का भंडार यहाँ पर, बहुत सारे देश यहाँ हैं। और बाकी आपने एम्पायर देखे, सफ़ाविद एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर भी यहाँ दिख रहा है। ऑटोमन एम्पायर, सफ़ाविद एम्पायर, मुग़ल एम्पायर, किंग एम्पायर, रशियन एम्पायर आदि आदि। तो ये काल एम्पायर्स का था, साम्राज्यों का था, जब एक देश अन्य कई देशों पर विजय पाकर उसे अपने राज्य का हिस्सा बना लेता था, ये उस काल। और मुग़ल एम्पायर कब आया था भारत में? लगभग 1526 में मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हुई और करीब 1800 तक वो चला। तो यानी आज से 400 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक, चलिए अब अगले नक्शे की ओर। और अगले नक्शे में हम देखते हैं कि एक तरीके से इस नक्शे में लिखा कुछ नहीं गया है, लेकिन एक बात बताई गई है। और वो बात क्या है कि अमेरिका ने समय समय पर अन्य देशों पर हमला किया है, या हमला क्या कहना चाहिए, सैनिक भेजे हैं किसी न किसी उद्देश्य से, लड़ाई के उद्देश्य से और किसी अन्य उद्देश्यों से, अलग अलग समय में। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 1776। अमेरिका की स्वतंत्रता किस वर्ष से मानी जाती है? 1776 से, 1776। तो 1776 से लेकर आज तक अमेरिका ने कई देशों पर हमले किए, कई देशों पर अपने सैनिक टुकड़ियां भेजी, कई देशों पर कब्जा करने का प्रयास किया और कई जगहों पर कब्जा करने में सफलता पाई। कब से? 1777 से 1776 से आज तक। 1776 से आज तक अर्थात करीब 300 वर्षों का काल, या हम माने तो 250 वर्षों के काल में उसने कहाँ कहाँ अपने फौज भेजी। और इस फौज भेजने की क्रिया को इस नक्शे में 2 रंगों में दिखाया गया है। पहला तो यह है कि जो अमेरिका ने जो मेजर लड़ाइयाँ लड़ी वो एक रंग, और दूसरा अमेरिका ने जहाँ पे कुछ दूसरे ऑपरेशंस किए। तो आपको इस नक्शे में क्या दिखेगा? ओ माय गॉड, इतनी जगह इन लोगों ने हमले किए, अमेरिका ने इतनी जगह धावा बोला, आखिर ऐसी ज़रूरतें क्या थी? तो ये आप बस दिमाग में इसको रखें कि अमेरिका के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के बाद 250 वर्षों के अंतराल में वर्तमान तक उसने लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों में अपनी फौज भेजी है, मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं और लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक, अमेरिका की ताकत बताता है, अमेरिका का दबदबा बताता है।
अब हम अगले नक्शे की ओर बढ़ते हैं। इस अगले नक्शे में आप देखेंगे कि किस प्रकार मिलिट्री प्रेजेंस वर्तमान में अमेरिका की फ़ौज कहाँ कहाँ उपस्थित है। वर्तमान में अमेरिका की फ़ौज कहाँ कहाँ उपस्थित है। पहले हमने क्या देखा था, अमेरिका ने अपनी फ़ौज कहाँ कहाँ लड़ाई के उद्देश्य से या किसी और उद्देश्य से भेजी, और यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने दुनिया के किन किन क्षेत्रों में अपनी सेना भेज के रखी है, अपनी सेना वहाँ रखी है। देशों की सहमति से या देशों को कब्जा करके, ये बात दूसरी, पर अमेरिकी फ़ौज वहाँ उपस्थित है। तो लगभग आप देख लें यूरोप पूरा खाली है। पश्चिमी यूरोप जहाँ छोटे छोटे देश हैं वहाँ उनकी फ़ौज रही है। ऑस्ट्रेलिया में फ़ौज उनकी रही है। दक्षिण अमेरिका के बहुत से देशों में उनकी फ़ौज है। कनाडा में उनकी फ़ौज है। अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में है। कुल मिलाकर उद्देश्य ये है आपको बताने का, यहाँ पर आप याद रखें कि यूरोप को, पूर्वी यूरोप को छोड़ दें तो पश्चिमी यूरोप के बहुत से क्षेत्र में अमेरिकन फ़ौज उपस्थित रही है। हमारा ध्यान पश्चिमी यूरोप और मध्य पूर्व एशिया में रहना। देखिए मध्य पूर्व एशिया कहाँ है, भारत और पश्चिमी यूरोप के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी उपस्थिति दिखाई दे रही है फ़ौज की। मध्य पूर्व एशिया मतलब कौन कौन से देश आते हैं इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप एक अपने मन में पुनः बैठा लें कि हम अमेरिका ने अपनी फ़ौजें कहाँ कहाँ भेजी हैं। ये जानने के बाद अब हम अगले नक्शे की ओर फिर चलते हैं। अगला मैप क्या है इसको थोड़ा देखें, समझने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ये वही नक्शा फिर से दूसरे रंग में आपको दिखाया गया है। इसको दोबारा बताने का उद्देश्य यह है कि आप अपने मन में बैठा लें अमेरिकी फ़ौज की उपस्थिति। और ये देखिए 2001 से 2003 के बीच में यूएस मिलिट्री बेसिस। यूएस मिलिट्री बेस का अर्थ क्या है? अमेरिका की फ़ौज अमेरिका में तो है ही, लेकिन उसने अपने बहुत से फौजी जवान अन्य देशों की सहमति से विभिन्न कारणों से उन देशों में भी रखे हैं। आप समझ रहे हैं? अन्य देशों की सहमति से, अन्य देशों पर दबाव डालकर, विभिन्न कारणों से, कारण कुछ भी हो सकते हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको केवल यह याद रखना है कि विभिन्न देशों में भी इसकी सैनिक उपस्थिति है। और सैनिक से अर्थ केवल नौजवान या सिपाही से नहीं है। सैनिक का अर्थ है पूरी फौज, हवाई जहाज, नौसेना पोत, टैंक और वायु, बहुत सारी है जो जितने भी हथियार होते हैं, मिसाइल और बम, ये सब उसने वहाँ रखे हैं। और ऐसी जगह पे जहाँ पर किसी अन्य क्षेत्र में देश से बाहर यदि मुझे ये हथियार रखने की जगह मिले तो उस जगह को कहते हैं मिलिट्री बेस, सैनिक अड्डा। हिंदी में क्या कहते हैं? सैनिक अड्डा। जहाँ पर वह देश अमेरिका को अनुमति देता है कि आप अपनी फ़ौज रख सकते हो। और उसकी अनुमति देने के कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? अमेरिकी फ़ौज की उपस्थिति से उस देश की जो सरकार है उसको ताकत मिलती होगी दूसरों को डराने में। अमेरिकी फ़ौज की उपस्थिति से उसको शायद अपनी फ़ौज कम रखना होता होगा, तो अपनी फ़ौज पर खर्चा बच गया। विदेशी फ़ौज रखने से तीसरा फ़ायदा, दूसरे देश उस देश पर हमला करने से डरते हैं। दूसरे देश उस देश पर तिरछी नज़र से देखने में डरेंगे, है ना? तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिलिट्री बेस या सैनिक अड्डे बनाए जाने के कई उद्देश्य होते हैं। हम उन उद्देश्यों पे आगे ही पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लगातार केवल नक्शों पर अपना ध्यान रखें और फिर देखें कि वो पश्चिमी यूरोप का वो हिस्सा, छोटे छोटे जहाँ देश थे वो भी अमेरिकी बेस हैं। नीचे ऑस्ट्रेलिया तो है ही। ऐसे ही भारत के पास भी देखिए, अब आप भारत के निकट भी नक्शे में भूरे रंग से
ये दर्शाया गया है कि ये क्षेत्र मिलिट्री बेस है। किसका? अमेरिका का। और भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब अगले नक्शे की ओर बढ़ते हैं। मिलिट्री बेस को जानने के बाद अब ये देखिए एक नक्शा है आपके सामने 1953 का। 1953 का ये क्या बता रहा है? ये नक्शा आप यदि ध्यान से देखें पुनः, अमेरिका का प्रभाव या अमेरिका का दबदबा या अमेरिका का अड्डा ऐसा बता रहा है। गाढ़े नीले रंग में नाटो, नीचे आप देखिए छोटी सी टिप्पणी लिखी हुई, छोटा सा एक वो बना हुआ है बॉक्स, उस बॉक्स में कुछ लिखा है। तो नाटो मतलब समझ लीजिए अमेरिका। अमेरिका से प्रभावित क्षेत्र एक रंग में है। उसके बाद दूसरे रंग हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फिर अमेरिका का प्रभाव दिख रहा है साफ, और ऑस्ट्रेलिया तक, और ऐसे ही भारत के पड़ोस में, और ऐसे ही मिडल ईस्ट में, मध्य पूर्व एशिया जिसमें अरब आदि आते हैं, और ऐसे ही पश्चिमी यूरोप में। तो 3 क्षेत्र हम लगातार देख रहे हैं जहाँ पर अमेरिकी उपस्थिति नज़र आ रही है। वो है पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, मध्य पूर्व एशिया का क्षेत्र, भारत के पड़ोस का, और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, अब फिर अगले नक्शे पर चलते हैं। इस अगले नक्शे में दिया हुआ है, एक शब्द लिखा है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर 1945-1992। कोल्ड वॉर क्या है? हिंदी में कोल्ड वॉर को कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। शीत युद्ध, बस आप अभी इतना जान लें केवल कि शीत युद्ध एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक दूसरे पर हथियार कतई नहीं चलाए जाते, लेकिन आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, संक्षिप्त में शीत युद्ध का अर्थ होता है ठंडा युद्ध, यानी जिसमें हथियार नहीं चलते, गर्मी नहीं, औजार नहीं लाए जाते, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बहुत तनाव पैदा किया जाता है। ये वो काल है। काल क्या दिया हुआ है? अंग्रेजी में से कहते हैं कोल्ड वॉर, और काल दिया है 1945 से 1992। 1945 क्या है? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। याद रखेंगे 1945 क्या है? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और 1992 क्या है? जब एक बहुत बड़ा देश जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, जिसे USSR कहा जाता था, देखिए इस नक्शे में उस भारत के ऊपर जो सोवियत संघ का नक्शा है, कितना विशाल देश है। वो बड़ा देश कई टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये काल जो शीत युद्ध का काल है, उसकी शुरुआत कब से यहाँ है? 1945 से, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से। और समाप्ति कब है? सोवियत संघ के टूटने से, सोवियत संघ के विघटन से, सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो जाने से। ये 2 काल के बीच के काल का ये नक्शा है। और नीले रंग में जो देश हैं, ये वे देश हैं जो अमेरिकी प्रभाव से जुड़े हुए हैं। और लाल में जो देश हैं वे ये हैं, लाल नहीं बल्कि केसरिया, ये जो दूसरे रंग में जो देश हैं, ये वे देश हैं जो रूस से, जो सोवियत संघ के प्रभाव में हैं। ये जो नक्शा है, ये सोवियत संघ के टूटने के पहले का है। ये 45 से 92 के बीच का नक्शा है। उस समय सोवियत संघ एक देश था। तो आप देख सकते हैं कि कितने देश अमेरिका के प्रभाव में थे और कितने देश सोवियत संघ के प्रभाव में थे उस काल में, जब दोनों देशों के बीच में तनाव था, कोल्ड वॉर था। और उनके जो मित्र देश जो थे, अपने अपने अमेरिका के मित्र देश और सोवियत संघ के मित्र देश, उनको दिखाते हुए इस नक्शे में आपको कुछ समझाने की कोशिश की गई है।